तो शुरुआत में यहाँ पे इसका परिचय दिया हुआ है, जूझ। जूझ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, एक तरीके से अपने कहते हैं ना जूझना, संघर्ष करना, जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे डटकर मुकाबला करना। तो इस कहानी का शीर्षक है और यह मराठी के कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश यहां दिया गया है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। एक ऐसे नायक की गाथा है जो कहाँ का है? गांव का। कहाँ का? गांव का। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, साथ ही साथ अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और उससे लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी देखने को मिलती है। यहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए हुए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषय की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते ही विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है। यानी किशोर हो रहे विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह कहानी, यह जो कथा है वो एक सहारा बन सकती है। अब पाठ की शुरुआत आनंद यादव। आनंद यादव शीर्षक पाठ का जूझ। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। इस आत्मकथा का नायक कि पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। ठीक अपने उल्टा है? इसका मन तड़पता था कि पाठशाला पढ़ने जाऊंगा, और ठीक उल्टे अपने क्या कहते हैं कि मैं आज पाठशाला नहीं जाऊंगा, लेकिन हिम्मत नहीं होती। डर लगता था कि हड्डी पसली ये कर देगा, इसलिए मैं इस ताक में रहता था कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। सीधी सी बात है भैया, अपनी 5वीं पीढ़ी में हम लौटे हैं तो 100 बीघा जमीन थी। बाप तक आए तब तक 25-25 बीघा 4 में बंट गई है। खुद भाइयों तक आए तो वो 10-10 बीघा करके और बंट गई। ज्यादा है तो 5-5 में 25 में बंट गई। तो ठीक है, वो शहर में जो प्लॉट सिस्टम था वो गाँव में हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो इन्होंने ऐसे ही सोचा कि जो बाप के समय है या जो दादा के समय था वो बाप के समय में नहीं है, और बाप के समय में वो हमारी पीढ़ी में नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि खेत में काम करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा अणा की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। किसी का उदाहरण दिया है, विठोबा अन्ना, मतलब बड़े व्यक्ति को, महान व्यक्ति को लोग अन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्ना। अंदर ही अंदर हर तरह के विचार उनके मन में चल रहे थे। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोहलू चलाना होता है। ईख गना कोहलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है।
कोल्हू जल्दी चलना, इसका मतलब है कि फसल थोड़ी जल्दी निकल जाए। तो दादा का आइडिया था कि अब की बार फसल अच्छे दामों में बिकेगी। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर जाते। ये सीधी सी बात अपन कहते हैं आमतौर पर अपने ग्रामीण जीवन में। क्या कहते हैं कि जैसे गेहूं की फसल निकलती है, बाजरे की निकलती है, सरसों की निकलती है, जीरे की निकलती है, जो सबसे पहले निकाल के सबसे पहले बेच देता है उसको दाम अच्छे मिलते हैं। और फिर सभी निकाल लेते हैं, सब के सब बाजारों में टोली भर भर के जाते हैं, तो बाजार में भी दाम उतर जाते हैं। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता था और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता था। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को कुछ दिन खेतों में खड़ी रहने दिया जाए तो उससे गुड़ ज्यादा निकलता है। जबकि इनके जो दादा है वो क्या समझते थे कि जितना जल्दी निकाल लो उतना अच्छा है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए। अब अलग अलग विचार है, कोई गुड़ ज्यादा निकाल के बेचता है तो भाव उधर पूरे हो जाते, कोई जल्दी बेचता है तो 2 रुपए ज्यादा मिल जाते। इसलिए सारे गांव में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ। हम जल्दी उससे निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। मां धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे मतलब छाने। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि माँ से बात कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी कि मैं पढ़ूंगा। माँ ने कहा अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता। भाई दादा की बात हो रही है यहाँ पर, तो वह किसकी तरह। अब देखो यहाँ पे दादा शब्द है, वो जैसे जैसे कथा में आगे बढ़ेंगे पता लगेगा पिता के लिए ही आया है, ठीक है ना। तो वह बरहेला यानी भयंकर पागल सुअर की तरह गुर्राता है। तुझे मालूम है ना, माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। उसको तो उसका डर था। अब मल्ला यानी खेती के सभी काम बीत गए। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया। इसलिए कहता हूं तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। अब दत्ताजी राव सरकार यहाँ पे कौन है। आज ही रात को उनके यहाँ चले गए, मतलब ये उनकी बात मानने वाले दत्ताजी राव सरकार है। उनकी बात कौन मान सकता है, इनका दादा। हाँ दादा का मतलब आप यहाँ पिता ही समझे। मैं चलूंगा तेरे साथ, तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा देंगे। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। हाँ तो की, लेकिन अपन कहते हैं ना कि वो आपने कविता पढ़ी है, स्वीकारना और सहर्ष स्वीकारना, दोनों में अंतर है। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने के लिए तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ बातें बताई। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद करके मुझे खेती के कामों में
जोत दिया। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं, अच्छी तरह से देख लेना। उड़ते उड़ते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, परीक्षा नजदीक आ गई है, मतलब ठीक उसी महीने में हम पढ़ रहे हैं। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दुहराई कर ली तो 2 महीने में मैं 5वीं की सारी तैयारी कर लूंगा। 5वीं के बच्चा 5वीं की कर सकता है तो 12वीं का बच्चा 2 महीने खूब होते हैं, और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा 1 साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कोई काम भी नहीं है, मेरा पहले से ही 1 वर्ष बेकार चला गया। दत्ताजी राव ने कहा, ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना। उसके पीछे से घड़ी भर बाद तू भी आ जाना रे छोरा, मतलब जब वो यहाँ पे पहुंचे तो उसके 1 घंटे बाद तू भी आ जाना, ताकि दोनों को क्या करूं, आमने सामने बैठाकर बात करूं, कौन सही है कौन गलत है। जी कहकर हम खड़े हो गए। उड़ते उड़ते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें आपसे कही है, ये आप उनसे बता मत देना, नहीं तो हम दोनों की कोई खैर नहीं रहेगी। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझे कुछ पूछूंगा। किसके सामने? दादा के सामने। बिल्कुल निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया, 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, आज साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा, बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। अब बेचारे को फंसाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है ना। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो दादा ने कहा, तो मैं हो आता हूं, तू तब तक रोटियां सेक ले, गणपा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। अब ये गणपा कौन है? अब देखो अब ये गणपा यही हो सकता है जो इसके साथ में गया है, जो पढ़ने की बात कर रहा है। और पढ़ने की बात करने वाला ऐसा भी हो सकता है कि ये पाठ को लिखने वाला ये आनंद यादव ही हो, ठीक है ना। तो ये आत्मकथा का अंश है, आनंद यादव की ये आत्मकथा उसका एक अंश लिया हुआ है। तो इस पाठ में आप थोड़ी रुचि रखें, ये सब बातें क्लियर होगी। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़ा का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। वहां से किसी के लिए बुलावा आए, ये बहुत बड़े सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर मां ने मुझसे कहा, अब तू जा, कहना घर जीम ने बुलाया है। अब वो पूछेगी तू क्यों आया रे, क्योंकि खाना बन गया है, जीम ने बुलाया है। ठीक है, अच्छा। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे चोरे, जबकि उनको पता है। दादा को बुलाने आया हूं, अभी खाना नहीं खाया है। सरकार ने कहा, बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी, ऐसा कह के मैं भी वहां पर बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी, 5वीं में पढ़ता हूं, पढ़ता था किंतु अब नहीं जाता। अब ये मुद्दा यहां से छेड़ रहा है। दत्ताजी राव ने कहा, क्यों रे? दादा ने मना कर दिया और कह रहे हैं कि खेतों में पानी लगाने वाला क्यों नहीं। तो उन्होंने पूछा, क्यों रे रत्नापा? अब ये दादा का नाम क्या है? रत्नापा। अनार अप्पा ये नाम जुड़ते हैं, ठीक है ना। ये मराठी है ना, मराठी लोगों के साथ में ये नाम जुड़ रहे हैं। तो उसने कहा, हाँ जी।
तो दत्ता ने क्या कहा, फिर तू क्या करता है भाई, तेरा काम खत्म, पानी तो देना है। सरकार ने दादा से बहस करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई है? देसाई ने मल्ला को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। देसाई के मल्ला को छोड़ देने के बाद, मतलब मल्ला का मतलब खेत, तो ये पहले दादा है वो किसका खेत जोते थे, देसाई का, और वो खेत छोड़ देने के बाद इनका ज्यादा ध्यान में काम नहीं लगता। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता, लुगाई बच्चों को काम में जोतकर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता, मतलब बिल्कुल बेपरवाह, खुले सांड की तरफ घूमना मतलब। अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह एक छोरे के जीवन को बलि चढ़ा रहा है, यह सब उन्होंने सुनाया। तो दादा की खूब हजामत उतारी, मतलब ये इतनी बातें उन्होंने कही। दादा के हर एक तर्क को दत्ता राव ने काट दिया। मुझसे कहा, सवेरे तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, इसका बिल्कुल ध्यान रख। तो ये बात कही है उन्होंने। प्रश्न बन सकता है कि कथा नायक की पढ़ाई के संदर्भ में दत्ता राव ने क्या सुझाव दिया, ठीक है। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आदर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर, या पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास जरा ज्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ में ये कुत्तों की तरह बर्ताव कर रहा। मैंने मना कब किया जी, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकालकर थोड़ा अपनी आंखों के सामने रख रहा हूं कि बच्चा कहीं बिगड़ न जाए। कैसी आदतें? उन्होंने कहा चाहे जैसी हो, या वहां कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, कभी सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के कामों में बिल्कुल इसका ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला, दादा ने आरोप पे आरोप मढ़ दिए कि इसकी आदतें खराब हो गई। तो दत्ता राव ने क्या कहा, क्यों रे छोकरे, इतने बुरे काम करता है? तो नहीं जी, कभी एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे, हो सकता है अपने खेल वगैरह इस पर किसी पे, जैसे अपने जुआ वगैरह कहते हैं, हो सकता है उसने पैसे लगा दिए। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे देते ही नहीं है, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर मां से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैंने झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। अब यह सब बंद कर और सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। ना पास नहीं हुआ है कभी, मतलब कभी फेल हुआ है क्या? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा में भी नहीं बैठा। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाना। जी, मैं उठ खड़ा हुआ, बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध बार सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया कहीं तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना क्या ठीक थोड़ा ही है? भाई बच्चा है, कभी गलती हो गई होगी। जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूं कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो ठीक है। दादा ने मन मार कर कहा, पर उस समय उनका कोई बस वहां पर नहीं चल सकता था। खाने खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया, और वचन क्या लिया कि पाठशाला 11 बजे होती है। अब शेड्यूल फिक्स हो रहा है कि पाठशाला कब जाएगा, कब कौन सा घर का काम करेगा, कब खेत का काम करेगा। दिन निकलते ही खेत पर हाजिर हो जाना चाहिए।
जैसे ही सूर्योदय हुआ कहाँ मिलना चाहिए? खेत में। 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए खेत में। खेत पर से ही सीधा पाठशाला पहुंचेगा। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना। छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर मवेशी यानी ढोर चराएगा। कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला से गैर हाजिर भी रहना पड़ेगा। समझे? इतना मंजूर है तो जा काम। अब बेचारा इतना मंजूर करके भी पाठशाला जाने के लिए हाँ करेगा। यह होती है पढ़ाई की ललक। इतना अपने को मजबूर कर दे तो पढ़ाई जाए भाड़ में, तुम्हारा काम भी जाए भाड़ में। मैं तो ये चला है तो यही होगा। खेती का काम भी आप करो और पढ़ाई वाला भी आप करो। दुनिया में इतनी जगह तो है कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। ये खुद कह रहा है, ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बातें मंजूर थी और मन में आनंद उमड़ रहा था कि कल मैं कहाँ जाऊंगा? पाठशाला। इतना कोड होता है पाठशाला जाने। या तो वह ढलान में खड़ा कर करके धक्का लगाते हैं ना, तो भी स्टार्ट नहीं होते कि पाठशाला जाना। 9 बज जाते हैं फिर भी घर वाले दोनों तरफ से रजाई खींचते हैं कि निकल बाहर। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा न। हाँ, यदि नहीं आया किसी दिन तो देख गांव में जहां मिलेगा वहीं पे कुचलता हूं कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू, यानी बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहते हैं ना, बैरिस्टर। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था, मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने में लगा हुआ था, सुन रहा था। रोते धोते पाठशाला फिर शुरू हो गई। गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख, प्यास, कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। 11 से 5, न तो सर्दी में काम करना पड़ रहा है, न गर्मी में, न बरसात में, और न भूख और प्यास ज्यादा सहन करनी पड़ रही। इतना टाइम तो कम से कम बचा है। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी और मैं उसे मजे से सहन कर लेता था। यदि विद्यालय में कभी पढ़ाई के लिए मार भी पड़ती थी तो उस खेत की मेहनत से वह मार भी अच्छी थी। थोड़ी देर के लिए झंझनाट, फिर आराम। दोपहर भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद से बीत गए, पंखों के नीचे बैठे बैठे 2 महीने। फिर से 5वीं जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। 5वीं ना पास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी कि ये 5वीं में पास नहीं हुआ, तो उसी क्लास में पढ़ना है, तो दोबारा नाम लिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। वह 5वीं की ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान नहीं सका। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए। आगे मतलब आगे की कक्षाओं में। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था, उन्हीं के साथ अब मुझे बैठना पड़ रहा है। आसपास में बिल्कुल छोटे छोटे और बीच में तो ऐसे बैठना पड़ रहा है। तो उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई तो मन खट्टा हो गया। अब देखिए, यह प्रश्न बहुत बढ़िया है कि लेखक को
पाठशाला जाने की इतनी उत्सुकता क्यों थी, ये तो बात अलग है, लेकिन पाठशाला जाने के बाद भी उनका मन खट्टा क्यों हो गया? कम उम्र के और कम अकल के बच्चों के साथ में बैठना पड़ेगा, ये सोचकर उनका मन खट्टा हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबें और पुरानी कॉपियों का उस कक्ष से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इनके पास तो पुरानी थी। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले गया था। सब की सब जितनी घर पे मिली सब की सब ले गया। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी के इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर को संभाले हुए बैठा था। क्या नाम है मेहमान? आज नया दिखता है, पूछ लिया क्लास में, या गलती से इस कक्षा में बैठ गए हो? कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमेली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं स्कूल जाने वाला अकेला ही बंदा था। देखे देखे तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा, पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और ये फट जाएगा। मन में मैं ये सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए वह बोला, हुस, मतलब आवाज की है, चुप रहने के लिए। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन मेरा गमछा रह गया टेबल पर। अब मौत तो उसकी आएगी जिसका गमछा है। पहले दिन की इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी, यानी डर बैठ गया। रणवरे मास्टर कक्षा में आए। नाम क्या है? रणवरे। रणवरे। टेबल पर मटमेला गमछा देकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? तो इसने कह दिया, मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते। इसका नाम क्या है अब? जकाते। अब जकाते नाम को भी आप याद रखना, गणपा नाम को भी याद रखना, आनंद यादव नाम को भी याद रखना। अब ये तीनों नाम कहाँ के लिए रखो? मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूं। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहां क्यों रखा मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ पर रख दिया। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाई। अब ये पढ़ाई के प्रति इनका इतना रुझान इन कविताओं को देखकर भी होता है। तो ये प्रश्न बनता है कि जब पहली बार मास्टर जो कक्षा में आए उन्होंने कौन सी कविता पढ़ाई? वामन संस्कृत के आचार्य थे, ठीक है ना। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी तक मैं उठा ही नहीं। दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गया। कि अब कैसे खींचेगा है?
खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर उस पर चोंच मारते हैं, वही हाल मेरा हो रहा था। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। मतलब ये एक बात भले ही हम हंसे, लेकिन पीड़ादायक वाकया है, बहुत मर्मस्पर्शी घटना है कि पूरी क्लास के बच्चे एक बच्चे को कौवे की तरह चोंच मार मार कर उसको घायल कर रहे हैं। तो कितना मन उनका आहत हुआ होगा। मान लीजिए आप कक्षा में पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे को वेशभूषा नहीं मिल रही है, उसका हुलिया अच्छा नहीं है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि गरीब है, और यदि 50 लड़कों की क्लास में एक बच्चे का इस तरह मजाक उड़ाया जाता है तो उसकी दिल पर क्या बीतती है हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो यही किसके साथ हुआ है? जकाते के साथ हुआ। घर जाते सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे पार पड़ेगा, नहीं जाऊंगा मैं पाठशाला। तो यहां से मन बदल गया। तो पाठशाला जाने के बाद भी जकाते का मन पाठशाला से विमुख क्यों हो गया? वो पाठशाला क्यों नहीं जाना चाहते थे? ऐसा क्या हुआ? तो ये पूरी ऊपर की घटना है, ये इसका उत्तर है। इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो, कोई परेशान तो करने वाला नहीं है। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे कमजोर है, वो मेरी क्या मदद करे, मैं क्या सीखूंगा उससे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है, क्योंकि वहां अपना कोई नहीं है। सभी साथी थे, वो तो आगे चले गए। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। अजीब लग रहा है। अब वो 5वीं में पढ़ने वाला, हो सकता है 5वीं में पढ़ रहा है तो उस समय उसकी आयु है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 साल की हो गई। 1 साल उसका खराब हुआ था। तो ये हो सकता है कि आत्मकथा है कब की, कितनी पुरानी होगी है? तो ये भी तो बात देखते हैं। आज की तरह आधुनिक तो वो थे नहीं, पर पुराने समय में तो यही चलता था है? अब उन्होंने चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू किया। धीरे धीरे लड़कों से परिचय भी बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। मंत्री नामक, वे प्राय सड़ी का उपयोग नहीं करते थे, बिल्कुल मेरी तरह है। क्या हुआ? वे प्राय सड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ में गर्दन पकड़कर पीठ में घुसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हूक भरने लगता था। लड़कों के मन में इतनी दहशत बैठी हुई थी कि उनके कारण उधम मचाने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था, यानी शरारत करने का मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। पढ़ाते क्या थे? गणित। एकाध सवाल गलत हो जाए तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते थे। एकाध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो उसे वहीं ठोक देते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगा और सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। तो ये इनका अनुशासन कुछ अलग था। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। अब ये हो सकता है इनका साथी बन जाए। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता, दूसरे सवालों की जांच करता। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था, इज्जत थी। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से आज पिछड़ गया हूं, इसलिए
मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगने लगा। प्रश्न बन रहा है कि लेखक को ऐसा क्यों लगने लगा कि कक्षा का मॉनिटर उसे बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि मैं उससे पहले 5वीं कक्षा में पहुंचा था। दुर्भाग्य है कि मैं उससे पिछड़ गया और आयु में भी मैं उससे बड़ा लगता। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे तो 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है, इसलिए मॉनिटरी संभाल कर मैं क्या करूंगा? मॉनिटरी संभालूंगा तो 2 महीने पढ़ाई करके 5वीं पास नहीं कर सकता। कक्षा में दंगा करना, पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। हम तो इस कक्षा में ऊपरी है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। इन सब बातों के कारण अब मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर लगा और बसंत पाटिल की तरह पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया है तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन में एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और अब धीरे धीरे मेरे सवाल भी सही होने। तो अब ये यहाँ से रुझान बढ़ा है किसकी तरफ? पढ़ाई की तरफ। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल भी जांचने लगे। अब वसंत पाटिल जो काम कर रहा था वो ये भी करने लगे। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती भी जम गई। अब धीरे धीरे दोनों में मित्रता हुई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेकों काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। यह गणप्पा से जकाते, जकाने से आनंदा और आनंदा से आनंद यादव। पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। मां कभी आनंदा कहती परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। प्रश्न बहुत बढ़िया बन रहा है। लेखक का पाठशाला में विश्वास क्यों बढ़ने लगा? ठीक है। नवा सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। इनसे क्या सीखने के लिए मिला? पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। रम जाते मतलब वो खेलना नहीं, ऐसा नहीं कि चींकी कूदने लग जाते। रम जाते थे मतलब हाँ, मग्न हो जाना पढ़ाई में पूरी तरह खो जाना। रमना तो अपन उसी को कहते हैं ना, खेलना। तो पढ़ाते समय वो स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ रसिकता भी थी उसके पास। आनंद पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी, मौखिक याद थी। अनेक छंदों की लय, उनकी गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बेटे बेटे अभिनय के साथ कविता का भाव भी ग्रहण कराते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी वो सुनाकर दिखाते थे। बीच में कवि यशवंत, बाबा बोरकर, बारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण भी सुनाते थे। तो प्रश्न बढ़िया बन रहा है कि लेखक के सामने मराठी पढ़ाने वाले मास्टर सौंदलगेकर किन किन साहित्यकारों की चर्चा करते थे? तो ये 3-4 नाम आए हैं।
वे स्वयं भी कविता करते थे, याद आ गई तो वे अपनी भी एकाद सुना देते थे। यह सब सुनते हुए मैं अनुभव करने लगा। मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोक कर सांस भी लूं तो उसकी आवाज न आए। मेरी जो एकाग्रता है वो भंग न हो, इसलिए मैं क्या कर लेता, सांस भी रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल, रस आदि को पीता रहता मतलब सब कुछ सीखना। तो प्रश्न ये बन रहा है कि लेखक ने नवा सौंदर्यकर से क्या सीखा। तो उन्होंने कविता करना या साहित्य लिखना, ये सब बातें उसी से सीखी। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए, अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार मैं गाता था। जैसे मास्टर ने कक्षा में गाई, उसके क्या हाव भाव थे, क्या गति थी, क्या आरोह अवरोह था, उसी तरह जब मैं खुला होता था खेत में तो मैं भी खुले गले से उनको गाता था। उन कविता के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे जाता। आगे पीछे मतलब उस कविता का क्या भावार्थ है उसके बारे में सोचता, फिर दोबारा उसमें करेक्शन करता, मतलब उस कविता को समझने का प्रयास करता। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं 5 मिनट में बात करूं। हाँ ठीक। तो मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारी पानी से कब भर गई इसका मुझे पता ही नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका भी पता मुझे उसी समय चला। तो कविता करने की बात, कविता लिखने की बात लेखक ने कहां से सीखी? मास्टर। हाँ, तो ये आपको नाम भी याद रखना है और उन्होंने कैसे सीखी। काव्य रचना, कविता के प्रति उनका मन किस कारण लगा? क्या हुआ? तो ये उसके मन की रुचि है। वो कह रहा है जहां मुझे जगह मिल जाती थी वहां पर मैं लिख देता। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। अच्छा प्रश्न है ना कि कौन सी 2 बड़ी शक्तियां? पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। अब अकेलेपन का पता ही नहीं लगता है कि कब ढोर चरा दिए, कब उनको पानी पिला दिया, कब खेतों में पानी पिला दिया। कविता गाते गाते सब काम हो जाते और पता ही नहीं लगता समय का। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। अब तो मन में यही होता है कि मैं अकेला, ताकि खुलकर गा सकूं, खुलकर लिख सकूं, खुलकर भावों को जोड़ सकूं। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी। अकेला रहूंगा तो जोर जोर से गा सकूंगा, वरना कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि स्कूल क्या जाने लग गया, पागल हो गया। हा? किसी भी तरह का अभिनय कर सकूंगा। भाई मन के अनुसार जैसा नाचना है वैसा नाचूंगा, देखेगा कौन? हा? मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू कर दिया। पहले तो मास्टर की चाल में गाता था, अब अनेक कविताएं खुद लिख रहा हूं और खुद की ताल में ही उनको गा रहा हूं और नाच रहा हूं। मतलब नया तरीका अपना लिया।
क्या हुआ, बीच में छोड़ दिया? हाँ हाँ, कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगा था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू कर दिया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरी ते पाढ़ी गाया धरणी वरी। मतलब ये कोई मराठी भाषा की कविता है। उसकी यह पहली पंक्ति है। इसको मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी और वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। अब यह प्रश्न यह बन सकता है कि पाठ में आया हुआ केशव करणी जाति क्या है? तो केशव करणी जाति नामक एक क्या है? छंद है। और इस छंद में उन्होंने यह पंक्ति है वो गाई है। किसकी पंक्ति थी? अनंत काणेकर की कविता की पंक्ति थी। और किसके आधार पर गाई? सिनेमा के एक गाने के आधार पर। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर वह कविता गवाई। मतलब इतना प्रभाव पड़ा। पाठशाला में एक समारोह हुआ, उसमें भी मुझसे वह कविता गवाई गई और इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए। मुझे ये लगने लगा कि मैं और अच्छा कर सकता हूं। तो प्रश्न ये बन सकता है कि लेखक को ऐसा क्यों लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए? और नए पंख निकल आने का आशय क्या है? उसका उत्साह और बढ़ गया और उसे यह लगने लगा कि मैं और भी कुछ अच्छा कर सकता हूं। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। मैं उन कवियों के चरित्र और संस्मरण वो हमें बताया करते थे। इस कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। पहले मैं समझता था कि कवि लोग हैं वो कुछ अलग होते होंगे, असाधारण होते होंगे। लेकिन अब जैसे जैसे मैं कविता करने लगा तो मुझे ये लगने लग गया कि कवि लोग होते हैं वो भी कौन होते हैं? आदमी होते। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने ही जैसा हार्ड मास का होता है और उसे भी क्रोध और लोभ के भाव उसमें भी होते हैं। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूं। प्रश्न बन रहा है, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो लेखक ने अनेक कवियों के बारे में पढ़ा, अपने मास्टर से अनेक कवियों के परिचय के बारे में पढ़ा। उनके मास्टर थे, वो खुद कविता करते थे और उनसे यह प्रेरणा पाने के बाद लेखक को यह लगने लग गया कि एक कवि होता है वो भी हार्ड मास का ही होता है, वह भी क्रोध और लोभ का मनुष्य ही होता है, वह भी बिल्कुल हमारे जैसा ही होता है। यदि वो कविता लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकता? मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों देखी थी। वह मालती की बेल भी मैंने देखी और उस पर लिखी हुई मास्टर की कविता भी मैंने देखी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ऐसे दृश्य हैं जिन पर हम कविता लिख सकते हैं। पहले लेखक को यह पता नहीं था कि कविता किस पर लिखी जाती है। जब से उन्होंने देखा कि उनके मास्टर ने उनके घर में लगी हुई मालती की बेल पर कविता लिखी है, तब लेखक को लगने लग गया कि अपने आसपास जो कुछ भी दिख रहा है हम उसके ऊपर कविता लिख सकते हैं। यह सब कुछ अनजाने में ही होता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। तुकबंदी करना यानी पंक्तियों को आपस में मिलाना, जोड़ना। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था। मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज यानी जेब में कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न हो
तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर उस पर लिखता था, या फिर पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता। जब कंठस्थ हो जाती तो उसको क्या कर देता, पोंछ देता। मतलब कवि ने, लेखक ने एक कवि बनने के लिए कौन कौन से प्रयास किए। अब एक तो आपको याद रहेगा कि भैंस पे कविता लिखी, मतलब किस प्रकार की प्रक्रिया से वो गुजरे। पेंसिल रखना, कागज रखना, लकड़ी के टुकड़े से लिखना, भैंस की पीठ पर लिखना, पत्थर, कागज नहीं हो तो पत्थर की शिला पर लिखना, जब याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए तो उसको साफ कर देना। मतलब इस प्रकार की यात्रा उनकी रही। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक धीरज छूट जाता था कि मैं कविता कब दिखाऊं। इतनी जल्दबाजी होती थी कि धैर्य टूट जाता था और मैं रात को ही मास्टर के घर कविता लेके पहुंच जाता। मतलब इतना क्या है, इतनी अधीरता, इतनी उत्सुकता है। देखो, उसे देखते और शाबाशी देते, और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति हम कैसे पहचाने, उसका लय कर्म कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती है। जैसे आपने सीखी है कि जो गद्यांश होता है ना, उसमें भी अलंकार होते हैं। तो ये है ना, इन्होंने भी मास्टर से ही सीखी थी कि अलंकारों की सूक्ष्म पहचान कैसे होती है। जिस प्रकार आपको है ना कि गद्यांश की व्याख्या लिखते हैं ना सप्रसंग, उसके विशेष में भी लिखते हैं कि इसमें इस अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें इस छंद का प्रयोग हुआ है। काव्यांश होता है, उसमें अलंकार और छंदों का प्रयोग होता है, गद्यांश में नहीं होता है? तो ये सूक्ष्म पहचान इसको भी हुई थी। तो अब तो आपको गलती का एहसास हुआ है ना, ठीक है ना, कि काव्यांश में कौन सी बात आती है और गद्यांश में कौन सी बात। अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के क्या नियम है। अब प्रश्न ये बनता है कि लेखक ने अपने विद्यालय के शिक्षक से या मास्टर से लेखन के संदर्भ में, कविता लिखने के संदर्भ में कौन कौन सी बातें सीखी, ठीक है ना। तो ये उत्तर है। आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते, मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता था। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरीके की कविताएं सुनाई तो लगा कि मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊंगा। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती। इन बातों से मैं सौंदर्यकर मास्टर के बहुत नजदीक पहुंच गया। अब देखिए, इनको सबसे अधिक सहयोग मिला है, वो किससे मिला है, सौंदर्यकर से। और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सावधान रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसे लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता। इतनी आनंद की अनुभूति होती कि मन के अंदर कोई अच्छा लगने वाला बाजा बज रहा है। अनुवाद इसका किया है केशव प्रथम वीर। तो मूल रूप से यह रचना किस भाषा की, मराठी की, और इसका अनुवाद किया है